नमस्कार दोस्तों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर मैं सरोजमान आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इनसे संबंधित 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि टॉपिक हमारा है वर्ण। तो किस तरह के कौन कौन से वर्ण होते हैं, उनका क्या क्या नाम है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वीडियो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट जानकारी है, हर एक बच्चे को इसके बारे में पहले पता होना चाहिए ताकि उसके 3-4 क्वेश्चन सही हो पाएँ। तो आज की चलिए, पहला क्या है, स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी कि स्वरों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं होता, वो निर्बाध बिना किसी बाधा के स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। अब देखिए, स्वर के भेद आ गए। कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक हर्षव स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। और संस्कृत भाषा में दोस्तों एक और होता है प्लुत स्वर। हिंदी में हमारे 2 ही माने जाते हैं, हर्षव और दीर्घ। अब ये हर्षव क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, या ये कहें कि एक मात्रा का समय लगे, कम से कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्षव स्वर कहते हैं। और इन हर्षव स्वरों की जो संख्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 होते हैं ये। अब ये 4 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री। तो पेपर में ये डाल दिया जाता है क्वेश्चन है, बहुत सारे स्वर लिखे होंगे और ये पूछेंगे बताइए हर्षव स्वर इनमें से कौन से हैं, या दीर्घ स्वर कौन से हैं, या प्लुत स्वर कौन से हैं। तो आपको इसके बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, अधिक समय लगे या 2 मात्रा का समय लगे, उनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। 7 कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो जो स्वर हमारे हिंदी की वर्णमाला में कुल स्वर 11 हो गए, उसमें से 4 हर्षव हैं और 7 दीर्घ हैं। अब आगे देखिए, हर्षव स्वर जैसे मैंने बताया था आ गए हैं। हर्षव स्वर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर्षव स्वर जो हैं ए, ई, उ, री। और इन हर्षव स्वरों का एक और नाम क्या है? मूल स्वर। जब हिंदी की वर्णमाला बनाई गई थी तो ये 4 ही स्वर थे वहाँ पर, मूल स्वर, उत्पत्ति के समय। अब आगे बात करते हैं। आगे जो हैं दीर्घ स्वर, ये जो मैं अभी भी बताया था मैंने, वही 7 हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं आपको? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें दीर्घ स्वर भी कहते हैं। और साथ में क्या कहते हैं? संधि स्वर किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी आ जाता है कि संधि स्वर किसे कहते हैं। यानी कि ये स्वर जो 2 स्वरों के मेल से मिलकर बनते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। ठीक है। जो मूल दीर्घ स्वर हैं वो कौन से हैं? आ, ई, उ। ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर। ये प्रश्न आ गया, मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो आ, ई, उ, ये 3 हैं। और उसके बाद ये पूछ ले कि जो संधि स्वर हैं वो कितने हैं? तो संधि स्वर हमारे कितने हैं? 4 हैं। ए, ऐ, ओ, औ। ये संधि स्वर क्यों होते हैं? क्योंकि 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं, पहले देखिए, ये 4 के 4 क्या हैं? संधि स्वर हैं। कैसे कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे ए प्लस ई है, ये हर्षव ई रहेगी यहाँ पर, तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। 2 स्वरों के मेल से बने हैं, तभी इनका नाम क्या है? संधि स्वर है। आगे क्या है? आ प्लस ई क्या बन गया? ऐ बन गया। ठीक इसी प्रकार ए प्लस उ क्या बनेगा? ओ बनेगा। ए प्लस उ क्या बनेगा? ओ। और आगे इसमें जैसे है
ए प्लस ओ क्या बनेगा, औ बनेगा। एक बार इसको फिर से समझो आप। जो ये चार हैं ये क्या हैं, ये हमारे वैसे तो दीर्घ हैं, लेकिन इनको क्या नाम दिया गया है, इनको दिया है संधि स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों के मेल से बने हैं। सबसे पहले ए किससे बनकर बना है, ए प्लस ई से क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद ए प्लस ए से क्या बन गया, आई बन गया। उसके बाद ए प्लस ऊ से क्या बन गया, ओ बन गया। और ए प्लस नहीं ओ प्लस है ए प्लस सॉरी ये क्या है, ए प्लस ओ से क्या बन गया, औ बनेगा। तो इसलिए दो दो वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। आगे है आगत स्वर किसे कहते हैं। आगत स्वर क्या है, ए आ को क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। अगर स्वर, अगला जो पॉइंट देखिए, अगर स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये क्या होते हैं, जो हमारी जीभ होती है। जैसे मैं थोड़ा सा बनाने का प्रयास करती हूँ, इतनी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। जैसे ये हमारी जीभ है, इसमें ये आगे वाला भाग होगा और ये मध्य वाला और ये बाद वाला पश्च वाला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग यानी कि नोक काम करती है, उनको अगर स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, 4, ई, ए, ऐ। उसके बाद मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसको कहते हैं मध्य स्वर। और पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करता है, उसको क्या कहते हैं, पश्च स्वर। और ये किसके आधार पर कर रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण, जीभ के प्रयोग के आधार पर। अब देखिए ये पूछ लेते हैं, बताइए मध्य स्वर कौन सा है, ए है। ये पूछ लेते हैं अगर स्वर कौन सा है, 4 हैं, ई, ए, ऐ। संख्या भी आपको याद रखनी है साथ साथ। फिर पूछ ले मध्य स्वर कौन कौन से हैं, आ, ऊ, ओ, औ, आ। ये अंग्रेजी भाषा का वर्ण होता है, जो हमारे ओ और औ है, इसके बीच की स्थिति इसकी मानी गई है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों पर दिखता है, जैसे डॉक्टर है, कॉफ़ी है, टॉफ़ी है, इस तरह से। तो आपको याद रखना चाहिए ये। अब इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको मध्य वाले को याद रख लो, ये एक या ए। और उसके बाद किस कौन सा आता है, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर स्वर में सिर्फ ई, ए, ऐ। और जितने भी ए की तरह, जैसे कि इस तरह से शेप में बने हुए जितने भी वर्ण हैं, ए को छोड़कर सारे किस में होते हैं, पश्च स्वर में होते हैं। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मध्य स्वर ए है, और ए के बाद जितने भी ए की शेप जैसे बने हुए हैं, इस तरह से ए की आकृति की तरह बने हुए जितने भी वर्ण हैं, जितने भी स्वर हैं, वो पश्च स्वर में आते हैं। इतना याद रखने के बाद आपको अगर स्वर अपने आप 4 बचे हुए नजर आएंगे। तो मैं आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे। अगला है संवृत स्वर। संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्धविवृत स्वर। इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। अब ये क्या होता है, जो हमारा मुख विवर अर्थात मुख का जो द्वार है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। अब संवृत का मतलब लगा लो बिल्कुल क्या है, ये है बिल्कुल क्लोज। क्लोज का मतलब क्या है, मुंह बिल्कुल क्या रहता है, इस अवस्था में बंद रहता है। इस अवस्था में हमारा मुंह क्या रहता है, बिल्कुल बंद। तो ये क्या कहलाते हैं, संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत में क्या रहता है, मुंह हमारा बिल्कुल बंद रहता है। संवृत में मुंह बिल्कुल बंद रहता है। उसके बाद अर्ध संवृत में आधा मुंह क्या रहता है, बंद रहता है। विवृत में बिल्कुल मुंह बिल्कुल खुल जाता है, ओपन हो जाता है। और अर्ध विवृत में क्या होता है, हाफ ओपन होता है, हाफ ओपन आधा खुला। तो इन चारों को एक जैसा नहीं मानना है, दोनों इन चारों में अंतर है। संवृत में मुंह बिल्कुल क्या हो जाता है, बंद रहता है, बिल्कुल क्लोज। तो संवृत स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है, ई, ऊ। अर्ध संवृत में मुख क्या रहता है, आधा मुंह खुल जाता है, इनकी संख्या कितनी है, 2, ई, ऊ। और विवृत में क्या होता है, मुंह बिल्कुल पूरा खुल जाता है, इनकी संख्या कितनी है, 3 है, आ, ऐ, औ। अर्ध विवृत में क्या होता है, मुंह हमारा आधा
खुल जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ए, आ या ओ। तो इस तरह से ये किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? मुख विवर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या है? 4 है। 1 2 3 4। संवृत स्वरों की संख्या 2 है। ई, उ। अर्ध संवृत की, संवृत का मतलब बिल्कुल बंद अवस्था होती है मुंह की, बंद, और अर्ध संवृत में आधा बंद, विवृत में पूरा खुला और अर्ध विवृत में आधा खुला। तो इस तरह से चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट इसमें है व्यंजनों की संख्या बतानी है। तो ये गलती से यहाँ पर लिख दिया गया है, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 39 है। कितनी है? 39 है। अब ये कौन से होते हैं? जैसे क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, और उसके बाद जो 2 आ गए, ड, नीचे अनुस्वार और ढ, 2 उत्सिप्त व्यंजन या कह सकते हैं हमें हिंदी के विकसित व्यंजन कह सकते हैं। और उसके बाद 4 कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन। इस तरह से कुल मिलाकर ये संख्या कितनी हो गई है? 4 ऊष्म 4 अंतस्थ। तो हमारे कितने हो गए? 39 व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है? 39। अब देखिए बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। अब 27 कैसे है? 25 तो अभी बताए हैं। कैसे लेकर मैं तक क वर्ग में 5 हैं, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में। अब 2 अभी कौन से बताए थे? 2 आ गए हैं, जैसे कि ड और ढ। एक एक रूप तो इनका ये है, वर्गीय वर्ण कहलाते हैं, ड और ढ। और दूसरा क्या होता है इनका? नीचे बिंदु लगा होता है, इस तरह से ड ढ। तो 2 ये और ऐड कर दिए, हिंदी के विकसित व्यंजन माने जाते हैं ये ड ढ। तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं और हिंदी के विकसित व्यंजन भी इनको नाम दिया जाता है। और एक नाम इनका और भी है, ताड़न जात व्यंजन भी इनका नाम दिया गया है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, बताइए हिंदी के विकसित व्यंजन कौन से हैं? तो बिंदु लगे हुए जो ड ढ हैं ये हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी यही हैं और ताड़न जात व्यंजन भी यही हैं। अब आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन का कितनी संख्या? 4 है। कौन कौन से हैं ये? य, र, ल, व। आगे बात कर लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी 4 हैं संख्या में। ये कौन कौन से हैं संख्या में? 4। कौन कौन से हैं? स, स है। अब देखिए ये कौन सा वर्ण कहलाता है? ये तालव्य स कहलाता है। इसका नाम क्या है? तालव्य स। और इसका नाम क्या है? मूर्धन्य स। और इसका नाम क्या है? दंत स। दंत स। इसको हम तालव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है और इसके उच्चारण में हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। अब ये मूर्धा क्या होता है? जो हमारी जीभ, हमारी जो मुंह, हमारा जो मुंह है, इसकी जो ऊपरी छत का बीच वाला हिस्सा तालु है, और तालु से लेकर जो ऊपरी जो दांत है, मसूड़ा है, उसके बीच की जो जगह है वो क्या कहलाती है? मूर्धा कहलाती है। और जो ये स है इसका उच्चारण दांतों से होता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों से टकरा जाती है, इसलिए इसको दंत स कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आ गया ये प्रश्न, देखिए आगत व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है इनकी संख्या? 2 है। कौन कौन सी है ये? ज, और नीचे इनके एक बिंदु लगा दिया जाता है, और फ। अब जो नीचे बिंदु लगा है इसका क्या मतलब है? इस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता। जो भी अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों के नीचे एक बिंदु लगा होता है जिसको नुक्ता नाम दिया जाता है। और इसका शुद्ध उच्चारण ज फ की बजाय क्या हो जाएगा? ज फ। तो आपको याद रखना है, बिंदु लगे हुए ज और फ से जितने भी शब्द होते हैं वो अरबी और फारसी भाषा के शब्द होते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन की कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4। देखिए अक्षय, इसको साथ साथ लिख देते हैं किस किस से मिलकर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद त्रय, ये किससे मिलकर बना है? त प्लस र से। उसके बाद ज्ञ, ये किससे मिलकर बना है? ज प्लस य से। उसके बाद है श्रय, ये किससे मिलकर बना है? स प्लस र से।
तो इनका आपको संयोजन याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं। अब देखिए 5 वर्ग होते हैं हिंदी के वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग के जो वर्ण हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, 5 वर्ण हैं। उसके बाद च वर्ग के वर्ण हैं, ट वर्ग के। अब देखिए एक तो रूप इसका ये है और दूसरा रूप ये अलग से लिख दिया गया है, क्योंकि ये उत्क्षिप्त या हिंदी के विकसित व्यंजन कहलाते हैं। तो अगर बिंदु नहीं है इनके नीचे, अगर बिंदु लगा दिया जाता है, यहाँ बिंदु होगा, बिंदु लगना चाहिए। बिंदु नहीं है तो ये ड ढ क्या कहलाते हैं, वर्गीय वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ट वर्ग से संबंधित। अगर बिंदु है तो क्या कहलाते हैं, हिंदी के विकसित व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन इनको कहा जाता है। त वर्ग दिख रहा है आपको, उसके बाद प ध्वनियाँ दिखाई, प वर्ग दिखाई दे रहा है। तो हिंदी के वर्णमाला में 5 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। तो इस तरह से जो हिंदी की वर्णमाला में आखिरी ड़, य, ण, न, म, ये पंचम जो वर्ण हैं इनको अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है और इनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। तो इन पांचों को हम नासिका व्यंजन नाम भी दे सकते हैं, नासिका व्यंजन भी इनको माना जाता है, कहा जाता है। आगे बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन आ गए, देखिए फिर से अंतस्थ व्यंजन की 4 बताए थे। अब अर्ध स्वर किसे कहते हैं, ये आ गया। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, 2 होते हैं, य और व को अर्ध स्वर माना जाता है। वैसे ये अंतस्थ हैं। फिर से क्वेश्चन आ गया कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, कौन से, य और व। उसके बाद लुंठित आ गया। लुंठित का एक नाम और भी है, परकंपित व्यंजन, परकंपित व्यंजन। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। परकंपित या लुंठित क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो हमारी जीभ है उसको ज़्यादा प्रयत्न प्रयास करना पड़ता है, ज़्यादा घर्षण होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लुंठित या प्रकंपित। और हिंदी भाषा में एक ही लुंठित वर्ण है, प्रकंपित वर्ण है, जिसका नाम क्या है, र है। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन आ गया। पार्श्विक, पार्श्व शब्द में एक प्रत्यय लगा कर क्या बना दिया, पार्श्विक। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल से, आसपास से। तो इस वर्ण के उच्चारण में हमारी जीभ के आसपास से जो हवा है बाहर निकल जाती है, इसलिए इसका नाम रख दिया पार्श्विक व्यंजन। और हिंदी में इसकी एक ही संख्या है, ल क्या है, एक पार्श्विक व्यंजन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैटर चल रहा है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगला है ऊष्म संघर्षी व्यंजन से कहते हैं, ये आ गया। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ऊष्म जो व्यंजन है उनको ऊष्म संघर्षी भी कह सकते हैं। और जो हमारा च वर्ग है, च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, य, इन वर्गों का इनको एक तो वर्गीय वर्ण कहते हैं और दूसरा स्पर्श संघर्षी भी इनको कहते हैं। स्पर्श संघर्षी पूछ ले तो च वर्ग होगा, ऊष्म संघर्षी पूछ ले तो कौन सा होगा, जो हमारे ऊष्म वर्ण है, स है। तो इस तरह से आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला आ गया उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त देखिए 2 हैं, ड और ढ। इनका एक नाम और भी है जो कि लिख दिया गया है, ताड़नजात या गौण वर्ण। ताड़नजात या गौण वर्ण इनको ही कहते हैं, ड और ढ को। आगे देखिए अघोष या सघोष कौन कौन से होते हैं, इनको देख लेते हैं, अघोष या सघोष। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। और कौन से होंगे, स और फ को भी अघोष की श्रेणी में गिना जाने लगा है। उसके बाद सघोष कौन से होते हैं, इनकी डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी ट्रिक के साथ, ताकि आप अच्छे से उनको समझ पाओ। सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। और ड, ढ, ज, य, र, ल, व, है, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद ये हम वर्णों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो वर्णों के वर्गीकरण के 2 आधार होते हैं। एक तो होता है स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 2 आधारों पर करेंगे, स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर, दूसरा श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर, श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर। तो इस हिसाब से हमने जो पहला किया है अभी, अघोष और सघोष, वो किस में है, वो है स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर। और अब जो हम करने वाले हैं, जो महाप्राण, अल्प प्राण, ये क्या है, ये श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर 2 भेद किए गए हैं।
कौन कौन से अल्प प्राण वर्ण और दूसरा क्या है महाप्राण वर्ण। अब ये अल्प प्राण में क्या होगा, कौन कौन से होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ये रल है वह, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण कौन से, स है, ये क्या कहलाते हैं महाप्राण। उसके बाद अगला प्रश्न, नासिका व्यंजन में आपको बता चुकी हूँ, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहलाता है, नासिका वर्ण, क्योंकि इनका उच्चारण नाक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद पूछ ले कंठ व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ व्यंजन पूछ लें, कंठ व्यंजन क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है, गले से होता है। तो ये हमारे 5 हैं। तालव्य व्यंजन पूछ ले तो ये कौन से हैं, च, छ, ज, झ, ये और स और ये भी क्या है, तालव्य है। और आगे चलिए, मूर्धन्य वर्ण पूछ लें तो मूर्धन्य वर्ण ये कौन से हैं, ट वर्ग है और स है, ये क्या है मूर्धन्य है। उसके बाद दंत कौन से हैं, त वर्ग दंत है। ओष्ठ है, प, फ, ब, प वर्ग और फ तो इसी के अंतर्गत। दंतोष्ठ पूछ लें, दांत और ओष्ठ दोनों के मेल से कौन सा वर्ण बोला जाता है, वह बोला जाता है। और उसके बाद स्वरतंत्रीय वर्ण किसे कहते हैं, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्वरतंत्रीय व्यंजन किसको कहते हैं, है को कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर लगा। अगर इसमें से किसी के बारे में भी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बहुत आसान शब्दों में मैटर को उपलब्ध करवाए जाने की कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, अगर जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी है या नहीं है, और अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, उनको भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य मिले। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी प्रकार एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।